पीजीबीपी चैप्टर में हम लोग प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन पढ़ते हैं 44AD, 44AE एंड 44ADA। वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने अपने 21st एडिशन की बुक में इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, कोई ज्यादा मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। 44AD प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन बिजनेस के लिए हम लोग पढ़ते हैं। देखो, हम लोग सिर्फ अमेंडमेंट को टच कर रहे हैं, यानी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने सेक्शन 44AA जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी मेंटेन करने का प्रोविजंस बताता है, 44AB टैक्स ऑडिट, 44AD, AE और ADA, ये जो तीन है आपके प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ये आप पढ़े हुए हैं। मैं खाली अमेंडमेंट पार्ट को टच कर रहा हूं, राइट सर। छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि 44AD में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 2 सेल्स ग्रॉस रिसीट सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो आप 44AD में 6% या 8% डिपेंडिंग अपॉन आपकी पेमेंट किस तरीके से आई है प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक, अब वहां पे एक अमेंडमेंट है कि कुछ एसएससीज के लिए वो लिमिट 2 करोड़ की 3 करोड़ कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम्स में 2 करोड़ की लिमिट भी ध्यान रखनी है और 3 करोड़ की लिमिट भी ध्यान रखनी है। नई लिमिट जो आई है 3 करोड़ की, वो कुछ सेलेक्टिव एसएससीज के लिए आई है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं। मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो सेल्स कर रहे हैं, जिनकी जो सेल्स है रिसीट्स है वो बैंक में ज्यादा आ रही है, कैश में कम आ रही है। कैश में मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए? 5%। तो फिर उसके लिए लिमिट 2 करोड़ की जगह कितनी कर दी गई? 3 करोड़। हम भी एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ऐसे ही आपके सामने ये सेक्शन दिख रहा है 44ADA पेज नंबर 60 पे। कोई खास देखो, जो आपने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा हुआ है सब एज इट इज एप्लीकेबल है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर आप असेसमेंट ईयर 24-25 को फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 23 को फॉलो कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो खाली यहां पर जो हम लोग 50 लाख की लिमिट पढ़ते हैं, वो लिमिट कुछ एसएससीज के लिए बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 75 लाख। यानी आपको अपने एग्जाम्स में दोनों लिमिट का ध्यान रखना है, 50 लाख का भी और 75 लाख का भी, 50 लाख का भी, 75 लाख का भी। ऐसा नहीं है कि फॉर जो 44ADA में जो आपने 50 लाख पढ़ा वो लिमिट अब नहीं, अब सबके लिए 75 लाख, ऐसा नहीं है। कुछ एसएससीज अगेन जिनकी रिसीट्स बैंकिंग चैनल यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो ज्यादा करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, यानी मैक्सिमम 95% कहता है कि वो प्रोफेशनल पर्सन, वो नोटिफाइड प्रोफेशनल पर्सन जो 44ADA में आ रहे हैं, अगर उनकी रिसीट कैश में अगर वो ले रहे हैं तो मैक्सिमम 5%। यानी आप अगर अपने प्रोफेशन में जो रिसीट्स ले रहे हैं, पेमेंट की बात नहीं हो रही है इसमें। देखो 44AB में रिसीट और पेमेंट दोनों की बात होती है। 44AB टैक्स ऑडिट जहां पर लिमिट 1 करोड़ को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10 करोड़। वो आप क्लास में पढ़े हुए हैं। ये जो अमेंडमेंट्स है फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू 44AD में या 44ADA में, वहां लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा के कुछ एसएससीज के लिए 3 करोड़ कर दी गई। यहां पर 50 लाख बढ़ा के 50 लाख से 50 लाख को बढ़ा के 75 लाख कर दी गई कुछ एसएससीज के लिए। वो कौन है एसएससीज? जो अपनी सेल्स रिसीट्स ऑनलाइन ले रहे हैं, बैंक में चेक के थ्रू ले रहे हैं, ड्राफ्ट के थ्रू ले रहे हैं, तो वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट होना चाहिए। और अगर वो मान लो पेमेंट जो ले रहे हैं, मान लो मैं नोटिफाइड प्रोफेशनल पर्सन हूं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं, अब मुझे रिसीट्स आ रही हैं, तो अगर मैं उसे कैश में ले रहा हूं, बियरर चेक में ले रहा हूं, क्रॉस चेक में ले रहा हूं, अकाउंट पे चेक में नहीं ले रहा हूं, तो वो मेरी टोटल रिसीट का 5% या उससे कम होना चाहिए। तो फिर मुझे यहां पर 75 लाख की लिमिट मिलेगी और 44AD में 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी। बस यही छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, बाकी और कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है इन पांचों सेक्शन में जो हम लोग क्लास में बैक टू बैक पढ़ते हैं, पेज नंबर 52 से लेकर 60 तक, है ना सर। यहां पर लिमिट जो चेंज हुआ है, 2 करोड़ की जगह पर कुछ एसएससीज के लिए 3 करोड़ आ गया, 50 लाख रुपए की जगह कुछ एसएससीज के लिए कितना आ गया? 75 लाख। तो अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट करनी पड़ गई सेक्शन 44AB जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है, वहां पर कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट करनी पड़ गई, क्योंकि मेन अमेंडमेंट्स 44AD और ADA में हो रही थी बिकॉज ऑफ द लिमिट कि 2 करोड़ की जगह हम 3 करोड़ देखेंगे कुछ एसएससीज में, 50 लाख की जगह हम 75 लाख देखेंगे। तो इनको अब चूंकि 50 लाख की जगह यहां एक लिमिट आ गई है 75 लाख की, अब 2 करोड़ की जगह पर लिमिट आ गई है 3 करोड़ की, तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट भी करना पड़ गया हमें 44AB में जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है। एक एक करके देख लेते हैं।
सर हम पेज नंबर 60 की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंस एक्ट 2023 है ना, पीजीबीपी चैप्टर वॉल्यूम 2 सेक्शन 44 एडीए। आपने क्लास में क्या पढ़ा है कि ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, लेकिन कौन हो? रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट फर्म। यहां एचयूएफ नहीं है, यहां एलएलपी कंपनी नहीं है। आपने क्लास में क्या पढ़ा? आप पहले से क्या जानते हैं? आपकी रिसीट 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आप इस सेक्शन में प्रिजम्पटिव इनकम अपनी रिसीट का कम से कम 50% दिखा सकते हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम 50% दिखाएंगे तो आपको बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवानी। और प्रिजम्पटिव इनकम यानी सारे खर्चे आपके अलाउड हैं, कोई एडजस्टमेंट जो हम लोग पीजीबीपी की एडलेस करते हैं वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके असेसमेंट ईयर में सेक्शन 115 बीएसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया है और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 115 बीएसी वाले हैं तो भी आप 44 एडीए में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप 115 बीएसी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? 115 बीएसी में क्या लिखा हुआ है? आप पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, पीजीबीपी में 35 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन 44 एडी या एई या फिर एडीए के लिए नहीं है। किसमें? सेक्शन 115 बीएसी, जो इस साल से आपका क्या बन गया? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, क्लास में आपको यहां पर एक चेकिंग बताई थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाली, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सेक्शन 115 बीएसी वाले हैं तो वो लिमिट अब 3 लाख हो गई है। एक नया टेबल आ गया 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख का 115 बीएसी में। तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हैं 115 बीएसी वाले, तो आपको यहां पर जो लिमिट देखनी है वो 2.5 लाख नहीं देखनी है। कितनी देखनी है? 3 लाख। क्लास में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो 2.5 लाख वाला दिया हुआ है, क्योंकि पिछले साल तक क्या था? 115 बीएसी में भी 2.5 लाख की लिमिट थी और नॉर्मली भी 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, तो 3 लाख की कभी चर्चा ही नहीं हुई। हाँ, एज 60 प्लस हो, 80 प्लस हो तो 3 लाख 5 लाख की चर्चा हो जाती है, बट प्लीज वो आप ध्यान रखिएगा। अब एक तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन 115 बीएसी वाला तो नहीं है। अगर क्वेश्चन 115 बीएसी वाला है तो फिर ये जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 115 बीएसी में कितनी है? 3 लाख की लिमिट है, तो 3 लाख का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं नोट्स में जाऊंगा, वहां पर आपको बता दूंगा। सर इसमें क्या अमेंडमेंट्स है? ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो गया। नॉर्मली जो 50 लाख की लिमिट है वो तो है ही है, ये लिमिट बढ़ा के कुछ एसएससी के लिए कितनी कर दी गई है? 75 लाख। वो कौन है एसएससी? एसएससी वही है, कौन? नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है या फिर रेसिडेंट फर्म है। एलएलपी इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। नॉर्मली फर्म इंक्लूड्स एलएलपी एवरीवेयर इन द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, लेकिन 2 जगह इससे सौतेला व्यवहार किया गया, यही क्लास में पढ़ाता हूं। एक 44 एडी में और एक 44 एडीए में फर्म के साथ एलएलपी नहीं है। सर 75 लाख की रिसीट कब? जब एसएससी जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट फर्म हो, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स में हो और उसकी ओवरऑल जो रिसीट्स हैं उसका 5% या उससे कम ही कैश रिसीट हो, पेमेंट की बात नहीं हो रही। आप नोटिफाइड प्रोफेशनल है, आपको 75 लाख की लिमिट मिल जाएगी, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि आपने जो सर्विसेज दी है, प्रोफेशनल सर्विसेज, उसकी जो रिसीट आई है वो आपकी कैश में, या फिर मान लो ऐसा चेक या ऐसा ड्राफ्ट जो अकाउंट पे ही नहीं हो उसमें, तो ओवरऑल 5% या उससे कम है। तो क्या कहता है यहां पे? 75 lakhs in the relevant previous year. If aggregate cash receipts in your relevant previous year is 5% or less, equal to 5% भी अगर है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पे कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा लेस देन 5%, नहीं है, इक्वल टू और लेस देन है, यानी एग्जैक्ट 5% है तो भी आपको 75 लाख की लिमिट मिल जाएगी। और ये क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है जो मैं अभी कहा आपको कि अगर आप चेक से पेमेंट ले रहे हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट ले रहे हैं, तो वो अकाउंट पे ही होना चाहिए। अगर अकाउंट पे ही नहीं है तो क्या हो सकता है? सर क्रॉस चेक हो सकता है, बियरर चेक हो सकता है, तो उसको फिर एज अ कैश काउंट करेंगे, यानी 5% वाली काउंटिंग में उसको लेके जाएंगे। बस एक छोटी सी अमेंडमेंट्स है, बट आपके एग्जाम्स के लिए आपको 115 बीएसी का भी यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर 75 लाख की लिमिट मिल रही है कब? जब आपका सेम प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 प्रीवियस ईयर 23-24 में आपकी टोटल कैश रिसीट जो आपकी प्रोफेशन से रिसीट है, मान लो 60 लाख, 60 लाख का 5% कितना होगा? 3 लाख। तो आपका कैश रिसीट 3 लाख या उससे कम होना चाहिए।
बियरर चेक भी फिर 3 लाख और उससे कम में ही आएगा, क्रॉस चेक भी उसी में आएगा। तो वही बात यहां लिखी हुई है, फॉर दिस पर्पस द रिसीट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बाय अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे विल बी कंसिडर्ड एज अ रिसीट इन कैश। तो अगर आप अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट लेंगे तब हम उसको 5% में काउंट नहीं करेंगे। इस बात का भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब 44AB जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है उसमें इसको लेके क्या अमेंडमेंट्स हुई? कुछ नहीं हुई। उसमें कहा गया कि अगर आप 44ADA में आप 44ADA ऑप्ट कर पा रहे हैं 50 लाख या 75 लाख के कारण, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। बस इतनी छोटी सी एक अमेंडमेंट की है वहां पे। और सर मान लो आप नोटिफाइड प्रोफेशनल नहीं है, या फिर मान लो आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन आप कंपनी LLP हैं, तो जो आप पढ़े हैं 44AB में 50 लाख की लिमिट क्रॉस करते ही ऑडिट करवाओ। आप 44AB में क्या पढ़े हैं? चलो 44AB में चलते हैं। पेज नंबर 54 में 44AB टैक्स ऑडिट का सेक्शन, इसमें आपने क्या पढ़ा? नॉर्मली अगर आपका बिजनेस है 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करते हैं तो ऑडिट करवाओ। 1 करोड़ का टर्नओवर 10 करोड़ देखेंगे अगर आपकी पेमेंट या रिसीट 5% के रेंज में है तो। ये भी क्लास में समझाया हुआ है, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर देखो अब यहां जो 2 करोड़ का रेफरेंस था वो हटा दिया। 44AB में एक 2 करोड़ का रेफरेंस आ रहा था, वो रेफरेंस हटा दिया। क्यों? क्योंकि 44AD में अब 2 लिमिट है, 2 करोड़ की भी है और 3 करोड़ की भी है, तो इसको यहां पर हटा दिया। इसकी जगह पर क्या लिखा? सिंपल ये 2 लाइन ऐड कर दिया कि 44AB टैक्स ऑडिट आपको अप्लाई नहीं करना अगर आप अपनी इनकम को 44AD1 या 44ADA1 के थ्रू कंप्यूट करते हो तो। अब सर 44AD1 में क्या है? दोनों लिमिट आ गई, 2 करोड़ वाली भी 3 करोड़ वाली भी। 44ADA1 में क्या? 50 लाख की लिमिट भी आ गई, 75 लाख की भी लिमिट आ गई। अब आप मेरे से काउंटर सवाल पूछोगे कि सर ये वाली 50 लाख की लिमिट, तो सर जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि बिजनेस में अगर 1 करोड़ से अधिक का आपका टर्नओवर है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब मान लो तुम कंपनी हो, मान लो तुम LLP हो, अब LLP और कंपनी तो 44AD में जाएगा नहीं, तो वहां 2 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट तो उसके लिए है ही नहीं, तो फिर यहां क्या लिखा हुआ है? 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट करवाओ। ऐसे ही सर प्रोफेशन की ये लिमिट 50 लाख है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। बस तुम ये ध्यान रखना कि अगर तुम नोटिफाइड प्रोफेशनल हो और 44ADA में तुम जा रहे हो और वहां पर तुम्हारा जो कैश रिसीट है वो 5% के अंदर ही है, रिसीट पेमेंट नहीं खाली रिसीट, तो तुमको 50 की जगह 75 मिल जाएगा। और ये 2 लाइन क्या कह रही है? ऑडिट नहीं करवाना 75 लाख तक, क्योंकि तुम 44ADA में प्रिजम्पटिव इनकम पर 50% का इनकम कंप्यूट कर रहे हो। तो ये वाली यहां देखो, आज मैं तुमसे पूछूंगा कि ऑडिट की लिमिट क्या है 44AB में, तो वही है सर 1 करोड़ 10 करोड़ और यहां पे 50 लाख। सर 50 या 75? अरे 50, क्योंकि 44ADA में खाली नोटिफाइड प्रोफेशनल्स गए हैं। और मान लो तुम प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो लेकिन तुम LLP और कंपनी हो, तो मान लो यू आर LLP और तुम नोटिफाइड प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, यू आर LLP providing you are providing notified professional services and you are a LLP, तब तुम 44ADA में तो जाओगे ही नहीं, तो 50-75 तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। और यहां पर फिर क्या है? 50 लाख के ऊपर ऑडिट करवाओ। तो सर 1 करोड़ की लिमिट जो यहां है वो 1 करोड़ है, 50 लाख की लिमिट जो यहां है वो 50 लाख ही है, 10 करोड़ की जो लिमिट आपने क्लास में पढ़ी वो 10 करोड़ ही है। खाली ये 2 लाइन आ गई कि अगर तुम एलिजिबल हो रहे हो 44AD1 में या AD1 में, ADA1 में 2 करोड़ 3 करोड़ इसी के अंदर आ गया और 50 लाख 75 लाख इसी के अंदर आ गया, इफ यू आर बिकमिंग एलिजिबल, तो वहां जाओ ऑडिट मत करवाओ। तो इस अमेंडमेंट की ठीक है मैं रेफरेंस में ले लूंगा, लेकिन इस 44AB का अमेंडमेंट कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं। चूंकि 44AD और ADA में नई लिमिट आ गई 3 करोड़ और 75 लाख की, इसीलिए ये 2 लाइन ऐड हुई है, इसका कोई मेजर रोल नहीं है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और मान लो तुमने मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो, PGBP की क्लासेस तुमने मेरे पिछले बैच की कंप्लीट कर रखी है 20th एडिशन वाली, जहां पर प्रीवियस ईयर 22-23 का रेफरेंस है। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, ठीक है। 1 साल आपको बढ़ाना है और अमेंडमेंट्स में 44AA में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है,
क्लास में क्या बोला था, पेज नंबर 52 से लेकर 60 तक कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। 44AA में कोई अमेंडमेंट नहीं है, डन। 44AB में अमेंडमेंट्स का रीजन मैंने बता दिया कि ये कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं। यहां 1 करोड़ 10 लाख करोड़ और जो 50 लाख की लिमिट है वो वैसे ही रहने देना, ठीक है। अब 44AD समझा दिया तुमको। अब हम लोग एक बार 44AB देख लेते, AD देख लेते हैं। सर AD में भी वही चीज है, कहीं देखो कोई चेंज नहीं है। 44AD में कहीं कोई चेंज नहीं है, जो तुमको बताया था ना एक बार क्लास में बता रखा है 6% कैसे काउंट करना है, 8% इनकम कैसे काउंट करना है, कैश सेल चेक सेल, वो वैसे ही सीखो, वैसे ही क्लास नोट्स को रिवाइज करो। अच्छा, क्लास में ये भी सिखा रखा है कि 44AD ऑप्ट करने के बाद 5 साल तक 44AD में ही रहना पड़ेगा। अगर किसी ईयर में कॉन्ट्रावेंशन किए तो अगले 5 साल तक तुमको 44AD नहीं मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट एज इट इज है, वो एग्जाम्पल जो क्लास में कराया है काम आएगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहां है, छोटी सी बात, वही बात जो भी 44ADA में की, वहां 50 का 75 हो गया, यहां 2 करोड़ का कितना हो गया, 3 करोड़। बाकी यहां भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल जो सेल्स है उसका 5% या उससे कम ही आपका क्या है, कैश रिसीट है। और अगर तुमने कोई चेक या ड्राफ्ट लिया है और वो अकाउंट पे ही नहीं है तो उसको हम कैश ही मानेंगे। वो बात यहां लिखी हुई है, वो बात यहां लिखी हुई है। तो मोटा मोटी नोट्स में जो अमेंडमेंट पार्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब कुछ एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, फिर मैंने पिछले बैच में जो डिस्कशन किया था उसको भी मैं सामने में रखूंगा। मान लो आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो या पिछले मेरे बैच से PGBP कंप्लीट कर रखे हो, तो मैं पिछले बैच के जो क्लास नोट्स हैं वो भी अभी आपके सामने लेके आऊंगा। अब मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं तो आपको ये डिस्कशन काम आएगा, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। PGBP चैप्टर डायरेक्ट टैक्स वॉल्यूम 2 21st एडिशन की बुक, 21st एडिशन की बुक, ठीक है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 44AB, AD और ADA। फाइनेंस एक्ट 2023 की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर 24-25 की, पेज नंबर 52 से 60 तक की बात हो रही है, डन। सर यहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। 44AA बुक्स जो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, आपने क्लास में जो पढ़ा है कि अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, पिछले साल 1,50,000 से अधिक की आपकी रिसीट्स है ना, आपने पढ़ा है, वहां पे 10 लाख की बात भी पढ़ी है, 2.5 लाख की बात भी पढ़ी है, 25 लाख की बात भी पढ़ी है, वो सब एज इट इज रहने दो। सर यहां थोड़ी सी अमेंडमेंट्स है लेकिन वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं। 44AB की अपनी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक। सर 44AD में क्लास में क्या बताता हूं, 2 करोड़ की लिमिट, अब कुछ एसएसीज के लिए 3 करोड़ की लिमिट हो गई है, वो 5% वाली चेकिंग करनी पड़ेगी। 44AE जो ट्रांसपोर्टर की बात होती है, हैवी ट्रक और नॉन हैवी ट्रक, वहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। और ADA में 50 लाख की लिमिट कुछ एसएसीज के लिए 75 लाख हो गई है, आपके साथ डिस्कस हुआ। सर इसी 3 सेक्शन को आपको बोला जाता है क्या, प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। और भी सेक्शंस हैं लेकिन फिर वो इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, फाइनल लेवल पे है। इसके अलावा और भी प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन के सेक्शन है, 44B, BB, BBA, BBB, क्लास में बता रखा है, लेकिन वो यहां डिस्कस नहीं हो रहा और वहां कोई अमेंडमेंट्स भी नहीं है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं 44ADA के नए एग्जाम्पल्स पे। ये सभी बच्चों को काम आएंगे, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तब भी काम आएगा, और आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, पिछले बैच से PGBP कंप्लीट कर रखा है तो भी काम आएगा। PGBP में कोई अमेंडमेंट्स खास है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले बैच के PGBP चैप्टर से PGBP की क्लासेस जो मेरे पिछले बैच की है उससे PGBP कंप्लीट किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बैच में प्रीवियस ईयर 22-23 था, आपके ईयर में 23-24 है, एक साल एग्जाम्पल में डेट बढ़ानी है। 44ADA नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, कौन है नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, जिनकी बात 44AA में होती है, वो प्रोफेशनल्स जिनके पिछले 3 सालों की रिसीट्स अगर 1,50,000 से अधिक हो तो बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। अकाउंटेंट भी इसमें आते हैं, डॉक्टर्स भी इसमें आते हैं, लिस्ट है इसकी। हाँ ध्यान रखना, ऑल प्रोफेशनल्स आप सोचोगे कि 44ADA में आ जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं, 44ADA में मैं नहीं आता हूं। कोई भी टीचर जनरली देखो, मतलब अगर मैं लीगली जाऊं तो टीचर्स 44ADA में नहीं आते हैं, AD में आते हैं। लेकिन अब लोग ना रिटर्न फाइल करते समय टीचर्स पे 44ADA अप्लाई करके रिटर्न फाइल कर देते हैं।
टीचर हो 44 एडीए में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दो। गलत है। क्यों? एक टीचर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की लिस्ट में आता ही नहीं है। क्लास में बाकी तुमको बता रखा है नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की लिस्ट में कौन कौन आता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं आप 44 एडीए, और आप कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेसिडेंट फर्म। यहां एचयूएफ नहीं है, यहां एलएलपी नहीं है, कंपनी तो है ही नहीं, कंपनी तो है ही नहीं। हाँ, अब जैसे 44 एडी में एचयूएफ है तो इसीलिए यहां ध्यान रखना यहां एचयूएफ नहीं है, और फर्म है एलएलपी नहीं है, यह बात का भी ध्यान रखना। तुम एक एसएससी हो, नोटिफाइड प्रोफेशनल में हो, लेकिन तुम एलएलपी हो, या फिर तुम एचयूएफ हो, या फिर तुम एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, या फिर तुम एक कंपनी हो। सर अगर तुम ये हो तो तुम्हारे लिए तो 44 एडीए है ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारे लिए 44 एडीए। क्लियर? यही बात क्लास में बता रखी है। अब मान लो तुम कहते हो तुम्हारी ग्रॉस रिसीट 40 लाख की है, तो देखो 44 एडीए तो तुम्हारे ऊपर है ही नहीं, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, 40 लाख की रिसीट है, ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, तुमको 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए 75 लाख की लिमिट आई है? नहीं, अरे तुम्हारे लिए तो 50 लाख की लिमिट भी नहीं है 44 एडीए वाली। हाँ, एबी में जो लिमिट है 50 लाख वाली वो तुम क्रॉस नहीं किए हो। एज ग्रॉस रिसीट्स डज नॉट एक्सीड्स ₹50 लाख। ये 50 लाख में लिमिट कहां से ले रहा हूं? 44 एबी से ले रहा हूं, यानी तुमको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो सर अब तुम नोटिफाइड प्रोफेशन रन कर रहे हो तो तुम्हारी पीजीबीपी इनकम कैसे निकलेगी? सर एज पर बुक्स 50% प्रॉफिट दिखाना आपको जरूरी नहीं है। वो तो किसको दिखाना जरूरी होता है? 44 एडीए वालों को। 44 एडीए तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि तुम एलिजिबल एसएससी हो ही नहीं। तुम कौन हो? एलएलपी, एचयूएफ, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कंपनी, ये सब एलिजिबल है ही नहीं 44 एडीए के लिए। तो तुमको एग्जाम में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब तुम कहते हो तुम्हारी ग्रॉस रिसीट कितनी है? 60 लाख और या फिर 80 लाख, तो तुम्हारे लिए 44 एडीए तो कभी है ही नहीं, ये ध्यान रखना। तो 75 लाख की टेंशन तुम मत लो। हाँ, बुक्स मेंटेन करो, और इस बार तुमको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, 44 एबी में प्रोफेशन के लिए ऑडिट करने की जो लिमिट है वो 50 लाख है, वहां कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। तो 50 लाख तुम क्रॉस कर गए हो, अब चाहे 60 लाख हो या 80 लाख तुमको ऑडिट करवानी पड़ेगी। और एज पर ऑडिट जो तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें फिर एडलेस वाली एडजस्टमेंट्स करके तुम पीजीबीपी इनकम निकाल लेना। तुम एडलेस वाली एडजस्टमेंट जो पीजीबीपी में करते हो वो कर लेना, सिखा रखा है ना पीजीबीपी की क्लास में। ये डिसअलाउ, ये अलाउ, इतना ऐड कर दो, इतना लेस कर दो। हम पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, और उसके बाद एडलेस करते हैं। क्या गलत डेबिट हो रखा उसको ऐड करो, क्या गलत क्रेडिट हो रखा उसको लेस करो, यही सब करते हैं, वो सब करो। तुमको 50% वाली प्रॉफिट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान रखना, यहां पर जो 50 लाख की लिमिट है वो लिमिट कहां से आ रही है? 44 एबी से आ रही है, और वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम्पल करा दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी, मैं लिखवा दूंगा। एक बार मुझे ये सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने दो। अब तुम एसएससी कौन हो? तुम एसएससी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट फर्म हो, और तुम नोटिफाइड प्रोफेशन में हो। ओके, यानी 44 एडीए में जा सकते हो। मे अप्लाई। ठीक है, अब हम देखते हैं तुम्हारी रिसीट। तुम्हारी रिसीट तो छप्पर फाड़ के कितनी निकली हुई है? 80 लाख रुपए। अब मैं 5% वाली चेकिंग करूंगा क्या? सर 5% वाली चेकिंग करूंगा क्या? जरूरत ही नहीं है चेक करने की। सर 50 लाख से ऊपर रिसीट होती 75 लाख तक, तब मैं 5% वाली चेकिंग करता, अमेंडमेंट वाली। सर अमेंडमेंट में 50 लाख की लिमिट बढ़ा के 75 लाख की गई है, और तुम्हारी रिसीट कितनी है? 80 लाख। तो 44 एडीए तुम्हारे अप्लाई नहीं होगा। ऑडिट मैंडेटरी होगी तुम्हारे लिए। ऑडिट में जो लिमिट 50 लाख है वो तुम क्रॉस कर चुके हो, और 44 एडीए के 75 लाख के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो। और पीजीबीपी इनकम जो ऑडिटेड बुक्स के हिसाब से एडलेस करके तुम निकालोगे, वो निकाल के पीजीबीपी इनकम निकाल लेना। 50% मिनिमम दिखाने वाली बात यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, डन।
ठीक, अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट का इंपैक्ट यहां पर नहीं आया क्योंकि तुम्हारी ग्रॉस रिसीट 80 लाख है। अब अगला एक और एग्जांपल, क्या कि तुम्हारी ग्रॉस रिसीट कितनी है, 45 लाख मात्र। अप टू 50 लाख तक तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास पेमेंट कैसे आ रही है, रिसीट। तुमको चेक करने की जरूरत नहीं कि पैसा कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है, अकाउंट पे ही चेक आ रहा है, कैसे आ रहा है। सर वो जो आपने पढ़ाया 5% वाली चेकिंग, वो कब करनी है, 50 लाख के ऊपर 75 लाख तक। अप टू 50 लाख तक तुम कैसे भी पेमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 45 लाख की पेमेंट पूरी कैश में ले लो, 5% वाली चेकिंग यहां पर नहीं करनी है। वो कब करेंगे, 50 लाख से ऊपर 75 लाख तक करेंगे। अब तुम ऊपर कौन हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट फर्म, नोटिफाइड प्रोफेशन में हो, तुम्हारी रिसीट भी 45 लाख की है। अब तुम पीजीबीपी इनकम अगर प्रिजम्पटिव इनकम करके दिखा रहे हो 44 एडीए में 50%, कितना, 42,50,000, तो तुमको बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवानी। लेकिन तुम बोलते हो नहीं, चॉइस है, यहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, एक चॉइस, तुम 44 एडीए में जाना चाहते हो, चले जाओ। सर नहीं जाना चाहता, अब नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम क्या करना चाह रहे हो, मतलब तुम अपनी प्रॉफिट को 50% से कम दिखाना चाह रहे हो। सर मैं एज पर बुक्स जाना चाह रहा हूं जो प्रॉफिट 50% से कम है। एंड वन मोर कंडीशन, क्लास में एनालाइज हो चुका है। सेकंड कंडीशन, तुम्हारी इनकम क्लास में एनालाइज हो चुका है, ये बात तुम्हारे साथ एग्जाम्पल दे चुका हूं। एंड तुम्हारा देखो, एक तुम अपनी इनकम 50% से कम दिखाना चाहते हो एज पर बुक्स, एंड तुम्हारी टोटल इनकम पीजीबीपी इनकम नहीं बोल रहा, टोटल इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर तुमको बुक्स मेंटेन करना होगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी। और ये एंड वाली एनालिसिस मैं क्लास में कर चुका हूं तुम्हारे साथ, मैं दोबारा उसमें टाइम नहीं दे रहा हूं। तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो भी तुमने जहां पढ़ा होगा वहां ये एंड वाली एनालिसिस हो रखी है। मैं नोट्स में एक बार दिखा देता हूं ये एंड वाली बात कहां से आ रही है। तुम किसी भी टीचर से पढ़े हो, XYZ सब पढ़ाते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है टोटल इनकम एक्सीड होनी चाहिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से। ऑडिट के केस में भी तुम्हारी टोटल इनकम एक्सीड होनी चाहिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से। तुम 50% से कम इनकम दिखा रहे हो, 44 एडीए में तुम्हारी रिसीट 50 लाख या 75 लाख के अंदर अंदर है, बट तुम 50% से कम इनकम बुक्स के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। तुमको बुक्स मेंटेन करना होगा, ऑडिट करवानी होगी, लेकिन यहां एक और कंडीशन है, तुम्हारी टोटल इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिपेंड करेगी, वो तुम्हारी 2.5 लाख भी हो सकती है नॉर्मल वाले केस में, और वो तुम्हारी 3 लाख भी हो सकती है 115 BAC वाले में। तो वो तुम ध्यान रखना कि तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हो या नहीं हो। मिस्टर ए रेसिडेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट, सर सेक्शन 115 BAC आपके ईयर में डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है और उसमें 44 ADA तुम आ सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है नोट्स में कि 115 BAC वालों को ADA नहीं मिलेगा, ले लो। फिर यहां पर फिर तुम 3 लाख रुपए की चेकिंग करना। तुम्हारी जो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हो तो 3 लाख, और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर निकल गए हो तो एज के हिसाब से 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। नॉर्मल में एज के हिसाब से 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख भी हो सकती है। इफ, लिख देता हूं मैं, इफ शिफ्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है, तो आप यहां पे 2.5 लाख एज्यूम मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और नहीं तो एग्जाम में ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दिखा देना। ठीक है, अगर तुम्हारी रिसीट 50-75 के अंदर है, अभी फिलहाल 50 के अंदर है, लेकिन तुम 50% दिखा रहे हो इनकम एज पर सेक्शन 44 ADA, तो तुमको बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवानी, क्रॉस कर दिया। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल गया, ईज ऑफ कंप्लायंस जिसको बोलते हैं। ठीक, लेकिन अब तुम बोलते हो नहीं जी मैं तो एज पर बुक्स जाऊंगा, 50% से कम इनकम दिखाऊंगा, तो फिर तुमको बुक्स मेंटेन करना होगा, ऑडिट करवानी होगी। बट उसकी एक और कंडीशन है कि तुम्हारी टोटल इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए।
वो लिमिट 3 लाख भी हो सकती है अगर तुम 115 बीएसई में हो, और 115 बीएसई से बाहर निकल गए हो तो एज देख के 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकती है। अब आ जाओ अमेंडमेंट पे। अब आ जाओ ऑल टुगेदर नए एग्जाम्पल के लिए जिसके लिए हम और आप अभी मिले हैं, अमेंडमेंट वाला एग्जाम्पल। अमेंडमेंट के कारण एक नया एग्जाम्पल आपका बना। क्या? सर मेरी ग्रॉस रिसीट 60 लाख की है। अब देखो मैंने पिछले बैच में एक एग्जाम्पल करा रखा है 60 लाख वाला, वो हटा देना या उसको 80 लाख कर देना, या ऐसा करना, मैंने पिछले बैच में, अगर आप मान लो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हो तो मैंने क्लास में एक 60 लाख का एग्जाम्पल करा रखा है, वो अभी मैं दिखाऊंगा, उसको हटा देना या उसको 80 लाख कर देना, हटा ही देना, क्योंकि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दे ही दिया 80 लाख का। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा नोट्स में, पुराने नोट्स में कहां कहां चेंजेस करने हैं मैं बता दूंगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले मुझे नए एग्जाम्पल करा देने दो। सर ग्रॉस रिसीट्स तुम्हारी कितनी है? 60 लाख। अब ये 50 लाख से ज्यादा है और 75 लाख के अंदर है। अब यहां पर अमेंडमेंट का इंपैक्ट होगा। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हारी ग्रॉस रिसीट 60 लाख है, अब मैं तुमसे पूछूंगा केस 1, मैं तुमसे पूछूंगा इसके अंदर कैश रिसीट कितनी है, कैश रिसीट या रिसीट बाय चेक और ड्राफ्ट, बट वो तुम्हारा क्रॉस चेक है, बेयरर क्रॉस चेक है, बेयरर चेक है, और या फिर नॉट अकाउंट पे ही चेक है। सर अगर तुम्हारा चेक या ड्राफ्ट के थ्रू पैसा आ रहा है और वो अकाउंट पे ही नहीं है तो उसको कैश मानेंगे? या बेयरर चेक है या क्रॉस चेक है? सर क्रॉस चेक अकाउंट पे ही चेक नहीं होता, क्रॉस्ड चेक क्लास में बताया हुआ है, क्रॉस्ड चेक इज नॉट इक्वल टू अकाउंट पे चेक, दोनों का अलग अलग है पर्पस। लॉ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रॉस चेक एंड अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक अकाउंट पे चेक है, उसको 5% की रेंज में नहीं लेना, लेकिन क्रॉस चेक हो, बेयरर चेक हो और ऐसा चेक, ऐसा ड्राफ्ट जो अकाउंट पे ही ना हो, उसको कैश ही मानना। सर तुम्हारी कैश रिसीट 60 लाख में 4 लाख की है, और जो बैंक में पैसा गया है अकाउंट पे ही रिसीट जो सीधा बैंक में गया वो 56 लाख की है। 56 प्लस 4 कितने हैं? 60 लाख। अब 60 लाख का 5% कितना होता है? 3 लाख। 3 लाख से अधिक हो गया 4 लाख, यानी तुम्हारा 5% वाला लिमिट तुम क्रॉस कर गए। तुम्हारी जो कैश कलेक्शन है, तुमने प्रोफेशनल सर्विसेज दी है 50 लाख के ऊपर, बट तुम्हारी, अब आंसर क्या है देखिए ध्यान से, अमेंडमेंट के कारण आंसर, ये अमेंडमेंट के कारण जो आंसर है, सिंस कैश रिसीट्स एक्सीड योर 5% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट्स, तुम्हारी ग्रॉस रिसीट्स, टोटल रिसीट्स 60 लाख की है, उसका 5% 3 लाख, तुम्हारी कैश रिसीट 3 लाख से ज्यादा है, तुमको 75 लाख वाली लिमिट नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी मतलब तुमको 44 एडीए नहीं मिलेगा, तुम 50 लाख के ऊपर पहुंच चुके हो, तुमको 75 लाख की लिमिट मिली नहीं, तुम 50 लाख के ऊपर पहुंच चुके हो, 60 लाख, तुमको बुक्स भी मेंटेन करना होगा और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। सर ऑडिट तो बुक्स की ही तो होगी, सर ऑडिट हवा में तो नहीं होगी ना, ऑडिट मैंडेटरी है तो बुक्स भी मेंटेन करना होगा। बट अ प्योर एग्जांपल जो अमेंडमेंट के कारण बना है और इसमें अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, तुमको यहां 75 लाख का बेस्ट एग्जांपल, तुमको यहां 75 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। कैसे? सर तुम्हारी ओवरऑल रिसीट कितनी है? टोटल रिसीट 60 लाख, उसमें कैश रिसीट कितनी है? 2 लाख रुपए की, बाकी सब सीधा तुम्हारे बैंक में गया है, अकाउंट पे चेक के थ्रू, ऑनलाइन सीधा बैंक में गया है। अब ये विदिन 5% है, विदिन 5% है तो तुमको 75 लाख की लिमिट मिलेगी। 75 लाख की लिमिट मिलेगी मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, यानी अब तुमको 44 एडीए में आने का मौका मिलेगा। चाहो तो तुम मत लो, आने का मौका मिलेगा, अब मिलेगा, क्योंकि अब लिमिट 75 लाख की हो गई। तो कहता है इफ पीजीबीपी इनकम इज कॉम्प्यूटेड एज पर सेक्शन 44 एडीए और तुम 30 लाख रुपए की प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हो तो बुक्स मत मेंटेन करना, ऑडिट मत करवाना। बट यहां पर भी तुम नाटक करोगे, नहीं नहीं जी मैं तो अपनी इनकम एज पर बुक्स दिखाऊंगा जो कि 50% से कम है, एंड सेकंड कंडीशन तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो तुमको बुक्स भी मेंटेन करना होगा और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। मतलब यहां पर तुम 44 एडीए का फायदा नहीं उठा पाए जानबूझ के। देखो भाई 44 एडीए का ऑप्शन मिलने पर तुमको इनकम दिखानी पड़ेगी 30 लाख, और 30 लाख रुपए इनकम दिखाओगे तो टैक्स भी तो खूब सारा लगेगा। तो तुम क्या सोच रहे हो, टैक्स कौन देगा? इससे अच्छा मैं बुक्स मेंटेन कर लेता हूं, ऑडिट करवा लेता हूं,
क्योंकि मेरा मार्जिन, मेरे बिजनेस, मेरे प्रोफेशन का मार्जिन 50% है ही नहीं। सर सारे प्रोफेशन एक जैसे नहीं होते। अगर मान लो तुम्हारे प्रोफेशन में तुम्हारा मार्जिन मात्र 10-15% ही है, तुम्हें 10-12 लाख का ही इनकम हुआ है, तो क्यों तुम 30 लाख की इनकम पर टैक्स दोगे? मैं क्या कह रहा हूं, तुमको 75 लाख का यहां ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम पेमेंट बैंक में आया है, कैश ट्रांजैक्शन 5% के अंदर है। यही अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का एक पोर्शन नए एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हो गया। आइडिया तुमको लग चुका है। ऐसे ही सेम बात अब 44 AD के लिए कर लेंगे, बिजनेस के लिए, जहां पर लिमिट थी 2 करोड़, अब एक नई लिमिट आ गई है वहां पे 3 करोड़। बट अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट भी जान गए और अमेंडमेंट के कारण नए एग्जाम्पल जो बनने थे वो भी मैंने तुमको करवा दिया। सिर्फ अमेंडमेंट को पढ़ोगे ना तो आप अमेंडमेंट को एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब मैंने क्या किया, अमेंडमेंट के कारण जो नए एग्जाम्पल बन सकते थे वो नए एग्जाम्पल आपको करा दिए। ऐसे एग्जाम्पल स्टडी मैट में भी नहीं है, इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज भी नहीं हुए हैं, मार्केट में मिल भी नहीं रहे। तो ऐसे लेक्चर को जरूर देखना चाहिए। और एक्चुअली में मेरे जो अमेंडमेंट के लेक्चर है ना वो थोड़े लंबे होते हैं। मान लो पूरे इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स कोई 2 घंटे में करा रहा है, कोई मान लो फैकल्टी है जो इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स 2 घंटे में करा दे रहे हैं। अपने यहां ऐसा नहीं होता, अपने यहां तो 1 घंटा इसी सेक्शन में लग रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसा भी नहीं कि खाली मैं अमेंडमेंट पढ़ा दूं, नहीं, मैंने जो क्लास में एग्जाम्पल कराए हैं वैसे ही एग्जाम्पल्स नए तरीके से बन रहे हैं अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके, और इसी में तुम्हारा फायदा है। मानो या ना मानो, सिर्फ अमेंडमेंट को रीड करने से कोई फायदा नहीं होगा, फायदा इसमें आएगा तुमको। तुम जो नए एग्जाम्पल टेस्ट कर रहे हो, पुराने एग्जाम्पल कब कोई काम के नहीं है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, तो फायदा इसी में है। जो भी क्लासेस आपके पास आ रही हैं उसको जरूर देखिए, लिखिए। अब यहां से मैं आपको पुराने नोट्स में भी ले जाऊंगा, जो पिछले बैच में मैंने करवाए थे मैं उसमें भी लेके जाऊंगा। ये मेरे पिछले बैच के नोट्स हैं, मैं उसमें भी लेके जाऊंगा। बट पहले अभी नए एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस कर लूं, फ्रेश वाले, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्लीज वीडियो रोक के लिखिए। 44 AB में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, मेन अमेंडमेंट्स नहीं है। 44 AB की जो खुद की लिमिट है 1 करोड़, 50 लाख या 10 करोड़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। 44 AD की 2 करोड़ की लिमिट भी अभी काम करेगी, 3 करोड़ की लिमिट भी काम करेगी, डिपेंड करेगा तुम 5% की रेंज में हो या नहीं हो। 50 लाख की लिमिट भी काम करेगी, 75 लाख की लिमिट भी आपके एग्जाम में काम करेगी, डिपेंड करेगा आप 5% की रेंज में हो या नहीं हो। वो मैं एग्जाम्पल करा चुका तुमको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, 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 यहां तक अच्छे से लिखिए। प्लीज एग्जाम में 115 BAC के बारे में हमेशा सोचना। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, 115 BAC का क्रॉस चेक जरूर कर लेना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 115 BAC में रहने बोल रहा है या शिफ्ट आउट करने बोल रहा है। 115 BAC तुम्हारा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। और एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बिलेटेड रिटर्न तुम फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो तुमको 115 BAC में ही रहना पड़ेगा, तुम नॉर्मल स्कीम में नहीं जा सकते। 115 BAC से बाहर निकलने के लिए, नॉर्मल स्कीम में जाने के लिए तुमको टाइमली रिटर्न फाइल करनी होगी। तो प्लीज जैसे ही क्वेश्चन में देखो कि ड्यू डेट के बाद तुमने रिटर्न फाइल की है, तो नोट बैठा देना कि ये एसएससी 115 BAC के अकॉर्डिंग ही इनकम कंप्यूट करेगा, टैक्स कंप्यूट करेगा, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकाल रहा हूं, क्योंकि इसने रिटर्न लेट से फाइल की है। लेट से रिटर्न फाइल करने वाला
115 बीएससी से बाहर निकल ही नहीं सकता है। आपके असेसमेंट ईयर की बात बोल रहा हूं, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। प्लीज ध्यान रखना इस बात का। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब ये तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल अमेंडमेंट को लेके, जिसमें हमारी रिसीट 60 लाख है बट अमेंडमेंट का फायदा नहीं मिला क्योंकि हम 5% वाली लिमिट क्रॉस कर गए। पेमेंट नहीं देखना है हमें, यहां पर पेमेंट नहीं देखना है कि हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं या नहीं, हमें सिर्फ रिसीट देखनी है। रिसीट सर 44 AB में जब हम 10 करोड़ की बात करते हैं तो वहां पेमेंट भी देखते हैं एंड रिसीट भी देखते हैं। आप चाहो तो नोट्स रिवाइज करके देख लेना। 44 AB टैक्स ऑडिट, वहां जो लिमिट बढ़ रही है 1 करोड़ से 10 करोड़, वहां पेमेंट भी देखनी है, रिसीट भी देखनी है। लेकिन ये जो नई अमेंडमेंट है 75 लाख वाली या 3 करोड़ वाली, यहां खाली आपको रिसीट देखनी है, आपकी जो सेल्स से पैसा आ रहा है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, लिख लिए थे यहां तक अच्छे से। नेक्स्ट, बेस्ट एग्जांपल है ये। पहले देखो कि तुम सबसे पहले क्वेश्चन उठाओ और ये देखो कि 44 ADA वाले नोटिफाइड प्रोफेशन में हो तुम रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट फॉर्म हो। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में टर्नओवर कितना दे रखा है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में 40-42 लाख का ही टर्नओवर हो, तो फिर अमेंडमेंट को साइड कर देना। हमें 5% की चेकिंग नहीं करनी 50 लाख तक। 50 लाख से ऊपर 75 लाख तक की अगर सेल्स रिसीट दे रखी है तो 5% वाली चेकिंग करनी है, वही बता रहा हूं। और चेकिंग करने के बाद भी तुम्हारे पास चॉइस है, चाहो तो तुम 44 ADA में आ जाओ, वरना जाओ बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर यहां भी तुम देख लेना 115 BAC वाले हो तो 3 लाख, और शिफ्ट आउट कर चुके हो तो फिर तुम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन एज। प्लीज वो चीज देख लेना। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, कुछ छूटा तो नहीं। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि देखो प्रोफेशन में हम लोग काफी मेहनत कर चुके, 50 लाख से 75 लाख। तो 44 AD भी वैसा ही है, बिजनेस बेसिकली। 44 AD में क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट फर्म। बिजनेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास में? सेल्स अप टू 2 करोड़, टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसीट तुम्हारा 2 करोड़ तक का होना चाहिए। अब यहां अमेंडमेंट आ गई है क्या? फ्यू केसेस में हम इसको 3 करोड़ कर देंगे। ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है? फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 जो आपका ईयर है। वही कुछ केसेस 5% की चेक करो और लिमिट ले लो 3 करोड़ तक की। फिर 3 करोड़ तक ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम 5% की रेंज में हो। तुम 5% की रेंज में हो, तुमको लिमिट मिल गई 3 करोड़। अब तुम आ जाओ 44 AD में, तुमको बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवानी। तो जो पहले क्लास में पढ़ते थे कि 2 करोड़ के ऊपर ऑडिट करवानी पड़ेगी, अब नहीं, अब 3 करोड़ तक ऑडिट से बच सकते हो। ऐसे तो बचने को हम 10 करोड़ तक भी बच सकते हैं, वो भी ध्यान रखना। अब आ जाओ इस एग्जांपल में। तुम कौन हो? बिजनेसमैन, सेल्स है तुम्हारी 1.2 करोड़, जिसमें 40 लाख रुपए की तो कैश सेल्स है। लेकिन तुम कौन हो? LLP और कंपनी। सर LLP कंपनी को 44 AD नहीं मिलेगा। 44 AD में LLP कंपनी जा ही नहीं सकती, और तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, और कैश सेल तुम्हारा 5% की रेंज में नहीं है। 5% वाली बात एप्लीकेबल नहीं हो रही, 5% की रेंज में नहीं है तुम, वो 10 करोड़ वाली लिमिट। सर 44 AB में 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना होगा अगर तुम 5% की रेंज में आ जाते हो, पेमेंट और रिसीट दोनों में। तो ऐसी बात यहां है नहीं। 1 करोड़ से ऊपर है तुम्हारा टर्नओवर, ऑडिट इज मैंडेटरी। सेक्शन 44 AB 1 करोड़ की लिमिट। तुमको PGBP इनकम एज पर ऑडिटेड बुक्स एड लेस की एडजस्टमेंट्स करने के बाद तुम निकाल लो। 6-8% वाली जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो रखा है 44 AD में, उसके लिए तुमको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वहां जा ही नहीं रहे हो ना। तुम कौन हो? LLP कंपनी। तो यहां 2 करोड़ 3 करोड़ की बात मत करना। हम यहां क्यों 2 करोड़ या 3 करोड़ की बात करेंगे? 44 AD अप्लाई नहीं हो रहा ना। यहां तो 1 करोड़ 10 करोड़ की बात होगी, नॉर्मल ऑडिट होगा या नहीं होगा।
8%, 6% नहीं। अब आ जाओ रियल एग्जांपल में, जो तुम जनरली क्लास में भी डिस्कस किए हो मेरे साथ। क्या तुम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, और तुम्हारी सेल्स 1.8 करोड़ है, 1.8 करोड़। अब तुम पेमेंट किसी भी तरीके से लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 करोड़ पे तो जा ही नहीं रहे। पेमेंट का मोड कैसा भी हो सकता है, तुमको पता है कैश में लोगे तो 8% इनकम दिखाना है और बैंक में लोगे तो 6% इनकम दिखाना है। ये तुम्हारे साथ क्लास में डिस्कस हो चुका है। मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है और तुम 44 ईडी में आ रहे हो, तो बुक्स मत मेंटेन करो, ऑडिट मत करवाओ, 6 और 8% की प्रिजम्पटिव इनकम दिखा दो। कैलकुलेशन क्लास में सिखाई भी है। 2 करोड़ तक की जब तुम्हारी सेल्स है तो किसी भी तरीके से पैसा ले सकते हो। हम यहां कोई 5% की चेकिंग कर नहीं रहे, जरूरत भी नहीं है मुझे। 44 एडी मिल जाएगा, आ गए तो 5 साल तक जाना मत। ये बात जो क्लास में बता रखी है वो यही बात एप्लीकेबल है। अब आ जाओ प्योर अमेंडमेंट्स में। कि सर मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी सेल्स 2.4 करोड़ है। 2.4 करोड़ 2 करोड़ से अधिक हो गई। अब 3 करोड़ वाला ऑप्शन मिलेगा क्या? तो अभी सेल्स में से, इस सेल में से कैश सेल मात्र 10 लाख रुपए की है, और या फिर वो पैसा तुम्हारा चेक ड्राफ्ट से मिला है जो अकाउंट पे ही नहीं था, वो भी कैश सेल में ही काउंट होता है ना। अब तुम्हारा 2 करोड़ 40 लाख का 5% कितना होता है? 12 लाख, और तुम्हारी कैश सेल 12 लाख के अंदर है, तो तुमको 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तुमको रिवाइज लिमिट मिल जाएगी 3 करोड़ तक की। यानी तुम बड़े प्यार से 44 एडी में अपनी इनकम को ऑफर कर दो, तुमको बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवानी। प्रिजम्पटिव इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। और अब यहीं पर अगर तुम्हारी कैश सेल्स 15 लाख हो तो आउट ऑफ 2.4 करोड़, तब तो सर ये 5% से अधिक हो गया, 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी नहीं। सर 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी नहीं तो तुम 44 एडी में आ ही नहीं सकते। 44 एडी में नहीं आ सकते तो अब नॉर्मली चलते हैं। 44 एडी में नहीं आ सकते तो बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, क्योंकि तुम्हारी लिमिट 1 करोड़ क्रॉस कर गई है। सर एज सेल्स एक्सीड्स 1 करोड़, प्लीज ध्यान रखना, क्लास में बताया हुआ है। 44 एडी नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला, लेकिन अब वापस जाओ 44 एबी में चेक करने के लिए, तो हम सर वो 1 करोड़ की लिमिट थी वो तो क्रॉस कर गए, 10 करोड़ एप्लीकेबल ही नहीं है सर 10 करोड़ वाली चेकिंग एक बार कर लेना, वो मैंने यहां पर लिमिट 1 करोड़ लिख दी है। 10 करोड़ नहीं मिल पाएगा तुमको, क्यों? क्योंकि तुम्हारी सेल 2.4 करोड़ है। 2.4 करोड़ का 10 करोड़ लेने के लिए भी 5% के अंदर होनी चाहिए तुम्हारी रिसीट, 5% के बाहर है, तो ना तो तुमको यहां 3 करोड़ मिला ना 10 करोड़ मिला। 44 एडी में जाओगे नहीं, तुमको 44 एबी में बुक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, ऑडिट करवाने के लिए बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। तो ये कुछ नए एग्जाम्पल थे। आपका 3 सेक्शन का अमेंडमेंट कवर हो गया। 44 एबी, 44 एडी एंड 44 एडीए की अमेंडमेंट्स कवर्ड हो गई पीजीबीपी को लेके। अब मैं अपने पुराने नोट्स में चलता हूं, एक बार इसको लिख लो। ये सब लिख लिए थे, प्रोफेशन वाला लिख लिए थे, राइट? इसको लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, चलिए सर, अब मैं देखो, मान लो आप मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स नहीं हो, तो अब ये नोट्स का डिस्कशन आपके किसी काम का नहीं, आप वीडियो यहां बंद कर सकते हो। स्टिल चलिए देख लेते हैं। आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास नोट्स आपके पास लिखा हुआ है, तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं? कुछ नहीं खास सर। आपको क्लास में यहां 2 करोड़ की लिमिट बताई गई थी, 2 करोड़ के साथ साथ अब प्लस में क्या आ गया? 3 करोड़ आ गया। आपको क्लास में 44 एडीए के अंदर 50 लाख की लिमिट बताई गई थी, इसमें एक लिमिट और आ गई 75 लाख की, जो शुरुआत हुई थी हमारी। आपके पास अगर पिछले बैच के नोट्स हैं, यहां से शुरुआत हुई थी हमारी, पेज नंबर 11.52 का डिस्कशन 44 AA से, वही देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको शुरू में
कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वहां मैंने यहाँ 2 करोड़ और 50 लाख मेंशन किया था। तो 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ भी आ गया, 50 लाख की जगह अब 50 लाख के साथ अब 75 लाख भी आ गया, डिस्कस्ड। ठीक, अब 44AA में कहीं कोई चेंजेस नहीं, सारे एग्जाम्पल ऐसे ही है एज इट इज, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। 44AA के एग्जाम्पल्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा यहां आ जाओ, तो यहां पर मैंने आपको बोला कि भाई 44ADA के लिए 44ADA के लिए क्या होना चाहिए था, लिमिट 50 लाख और उससे कम होनी चाहिए। एक अनदर केस भी आ गया, एक यहां पे अनदर केस भी आ गया 75 लाख वाला, उसमें आप 5% वाली चेकिंग करोगे, यानी ये 50 लाख की लिमिट 75 लाख हो जाएगी अगर तुम्हारी कैश रिसीट्स ओवरऑल रिसीट्स के 5% या उससे कम है। तो ये एक एडिशन हो गया, बाकी 50% और मोर दिखाना ही है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सब एज इट इज अप्लाई करना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सर मैंने आपको बताया ऑडिट की जो लिमिट है 44AB में, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सर 44AB में जो ऑडिट की लिमिट है 50 लाख की, प्रोफेशन की इनकम अगर रिसीट्स 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, वहां कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, 44ADA में एक ऑप्शन आ गया 75 लाख का, और वो ऑप्शन अगर तुम एलिजिबल हो तो ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी रेफरेंस आ गया 44AB में, 2 लाइन की अमेंडमेंट्स, वो मैंने आपको बता दी। नोट्स में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। LLP वाला जो क्लास में एग्जांपल दे रखा है, ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख, ग्रॉस रिसीट्स 40 लाख, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सब सेम है। हाँ, ये एग्जांपल अब तुम क्रॉस कर सकते हो। आप क्या तो इस 60 लाख को 80 लाख कर दो, और या फिर इस एग्जांपल को कट कर दो। ऐसा एग्जांपल अभी क्लास में मैंने करा दिया। पुराने नोट्स अगर आपके पास हैं तो इस एग्जांपल को क्रॉस कर दो। आज मैंने 3 केस करवा दिए, आज की क्लास में अभी थोड़ी देर पहले इसी की जगह 3 केस करा दिए। एक, अगर आपका रिसीट 75 लाख से ऊपर हो तो क्या होगा, एक आपका रिसीट 50 लाख से कम हो तो क्या होगा, एक 50 और 75 के बीच में होगा तो क्या होगा, करवा दिया। और एक बात ध्यान रखना, जब हम प्रिजम्पटिव इनकम लेते हैं 50%, तो फिर एडलेस वाली एडजस्टमेंट्स नहीं होती, वो बात आपको मालूम है, वो बात आपको क्लास में मालूम है, याद है। इस एग्जाम्पल को काट सकते हो अगर तुम्हारे पास मेरे पिछले बैच के नोट्स हैं। डन, देख लो ध्यान से। 60 लाख वाला एक एग्जाम्पल पहले क्लास में करा रखा है, उसको कट कर दो। आज इसकी जगह मैंने 3 नए एग्जाम्पल दे दिए। बाकी सर ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्लास में पहले लिखा रखा है एग्जाम नाइट के नाम से, सर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पर आप 50% से कम इनकम दिखाना चाहते हो, लेकिन आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अधिक नहीं हो रही है, इक्वल टू और कम है, तो आपको बुक्स ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला था सर, 44ADA 50% की इनकम से कम इनकम दिखाओ, तो एक और कंडीशन है कि तुम्हारी टोटल इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तब तुमको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो उसी पर ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट के नाम से क्लास में नोट करवा रखा था, ये वही एग्जाम्पल है, सेम काम आ रहा है। सर खाली क्या बताया, अगर तुम 115 BAC वाले हो तो तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख, तो भी तुम 2.5 लाख की तो टोटल इनकम है, तो 2.5 लाख की टोटल इनकम है, 2.5 लाख से अधिक नहीं, 3 लाख से अधिक नहीं, तो तुमको यहां पर इवन इफ तुम्हारी इनकम यहां पर PGBP से 50% से कम है, ठीक है, तुमको बुक्स मेंटेन करना तो है, लेकिन ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो ये वही एग्जांपल क्लास का जो है काम आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, खाली बस तुम 115 BAC वाली लिमिट 3 लाख लगाना अगर क्वेश्चन 115 BAC का हो एग्जाम में। तो ऐसे ये एग्जांपल परफेक्ट है जो ऑलरेडी पिछले बैच में करवा चुका हूं मैं आपको। हाँ पिछले बैच है, इसीलिए यहां पर 22-23 का रेफरेंस आ रहा है। अभी आपको रेफरेंस कौन सा लेना है, 23-24 का रेफरेंस लेना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। हाँ एक बात और, 115 BAC वालों को 80C नहीं मिलता है, तो फिर जैसे 80C यहां पर ले लिया 150, तो यहां पर एक एजम्पशन ले लेता हूं, यहां पर एक एजम्पशन ले लेता हूं, शिफ्टेड आउट फ्रॉम 115 BAC। सर अगर यही क्वेश्चन मैं 115 BAC के अकॉर्डिंग बनाऊं तो भाई
115 बीएसई वाले हो तुम, तो तुम्हारी जीटीआई 4 लाख ही रहेगी इनकम, तुमको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और 4 लाख तुम्हारे 3 लाख से अधिक है, तो फिर उस केस में तुमको ऑडिट करवाना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना होगा। 115 बीएसई वालों को 80 से नहीं मिलता, 80 से नहीं मिलता तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 4 लाख। फिर तुमको बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी, इसका भी ध्यान रखना। डन। ये पिछले बैच का एग्जांपल है, चाहो तो नोट कर लो। डन डन। यहां पर इफ शिफ्टेड आउट, फ्रॉम 115 बीएसई। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। पिछले बैच में ये एग्जाम्पल कराया था मैंने एग्जाम नाइट रिवीजन को लेके, कि अगर तुम्हारी ग्रॉस रिसीट्स 30 लाख है, नोटिफाइड प्रोफेशन में तुम प्रिजम्पटिव इनकम के अकॉर्डिंग जा रहे हो 15 लाख रुपए मान के, तुम 44 ADA के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो, तो तुमको फिर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। जो जनरली हम पीजीबीपी की एडजस्टमेंट्स करते हैं, पेनल्टी की, रेंट विदाउट टीडीएस की, अनरीजनेबल पेमेंट की, है ना, डेप्रीसिएशन की, इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स की, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स करते हैं पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय, वो सब कुछ नहीं करना है। तो ये एज इट इज रहेगा, पिछले बैच का जो ये नोट्स है। सर यहां ध्यान रखना है, यहां मैंने तुमको बोला था कि अदर बिजनेस के लॉस को माइनस कर सकते हो, पिछले साल के बिजनेस लॉस को माइनस कर सकते हो प्रिजम्पटिव इनकम में से, एचपी के लॉसेस को माइनस कर सकते हो, डिडक्शन 80C से 80U ले सकते हो, ठीक। लेकिन अब अगर तुम 115 बीएसई वाले हुए तो तुमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्लास में तुमको क्या सिखाया? प्रिजम्पटिव इनकम से तुम 80C से 80U का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन 115 बीएसई नहीं ले पाओगे। तुमको क्लास में क्या सिखाया? प्रिजम्पटिव इनकम से तुम एचपी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन 115 बीएसई में एचपी लॉस से आप दूसरी इनकम को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अगेन सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीएसई। अब 115 बीएसई वाले हो तुम, तो तुमको नो सेट ऑफ एचपी लॉस, क्लास में बताया हुआ है, नो सेट ऑफ एचपी लॉस, नो 80C, नो 80D, नो 80G एटसेट्रा। तो प्लीज अगेन इसको, है ना, परमानेंट मत कर लेना कि अरे सर ने यस यस लिखा है तो मैं घटा के रहूंगा। सर ने बोला प्रिजम्पटिव इनकम से आप ये सब घटा सकते हो तो मैं एग्जाम में घटाऊंगा। अरे बाबा 115 बीएसई भी तो देखोगे, 115 बीएसई की रिस्ट्रिक्शन भी तो देखोगे। अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो प्लीज ये चीज लिख लीजिए, चेंज कर लीजिए, मतलब वहां पर सब्जेक्ट टू 115 बीएसई लिख लीजिए। ये पुराने पिछले बैच के नोट्स हैं। आप चाहो, अगर आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स नहीं हो तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने है ये चीज। डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। सर ये एक एग्जांपल था, एज्यूमिंग कि तुम 115 बीएसई से बाहर निकल चुके हो, तुम्हारी अगर रिसीट 10 लाख रुपए है, तुम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो जो एग्जांपल क्लास में करवाया था कि 15,000 का कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा, 12,000 का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, डेप्रीसिएशन का कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा, लॉस ऑफ एचपी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एनएससी का एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये सब एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सर ये एग्जाम्पल जो क्लास में करवा रखा है इंपॉर्टेंट की एग्जाम नाइट में रिवीजन कर लेना, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स। देख लीजिए एक बार अच्छे से, वीडियो रोक के लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नए बच्चे जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं। डन डन। सर असेसमेंट ईयर इसको 24-25 कर दीजिएगा। सर अमेंडमेंट के कारण इस एग्जाम्पल में कोई बदलाव होंगे? नहीं होंगे इस एग्जाम्पल के आंसर में कोई बदलाव, खाली बस ध्यान रखना तुम 115 बीएसई से बाहर निकल चुके हो, और तुम 115 बीएसई वाले हुए तो तुमको 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुमको एचपी लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, फिर 5 लाख का आंसर 5 लाख ही रहेगा अगर तुम मिस्टर ए 115 बीएसई के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो प्लीज तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करो, एक बार 115 बीएसई के बारे में जरूर सोचना कि वहां क्या एडजस्टमेंट्स करना मना है, उसको तो जरूर आप रिस्ट्रिक्ट करना। भावनाओं में न बह जाना कि 80C का डिडक्शन तो 1,50,000 तक लेते ही हैं, लेंगे ही, भावनाओं में न बह जाना। सर ये जो आंसर है
इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट का इंपैक्ट नहीं हुआ है। अमेंडमेंट के बाद भी ये एग्जाम्पल सही है। खाली यह एक एजम्पशन है कि मिस्टर ए जो रेसिडेंट है वो शिफ्ट आउट कर चुका है 115 BAC से, वो मैंने यहां मॉडिफाई कर दिया। पिछले बैच का ये एग्जाम्पल है, नोट करना चाहो कर लो। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन डन डन। 44 EB में कोई AE में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, तो इसके सारे क्लास एग्जाम्पल्स एज इट इज काम आने वाले हैं। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज काम आने वाले हैं। सर AB की मैंने खुद की लिमिट बोल दी। सर AB की जो लिमिट है 50 लाख, 1 करोड़ और या 10 करोड़, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। AD के मैं नए एग्जाम्पल करा चुका हूं और जो क्लास है पहले कराए हुए हैं वो एज इट इज सही है, मैं देख लिया हूं। तुमको पिछले बैच में 44 AD के जो एग्जाम्पल करा रखे हैं वो एज इट इज सही है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 60 लाख यही सब करा रखे थे। 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ वाला कोई एग्जाम्पल करा ही नहीं रखा है पिछले बैच में। तो जो एग्जाम्पल आपने नोट कर रखा है मेरे पिछले बैच में सब एज इट इज है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। खाली कहीं पर अगर 2 करोड़ की लिमिट है तो ध्यान रखना 3 करोड़ की भी अब एक लिमिट आ चुकी है। और 44 AD के नए एग्जाम्पल्स मैं तुमको करवा दिया आज क्लास में। तो अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। बाकी जितनी भी चीज में आपके सामने दिख रही है पिछले बैच की, ये सब एज इट इज आप अप्लाई कर देना कॉन्सेप्ट्स। इस बार के एग्जाम्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये एग्जाम्पल जो है, जो एग्जाम नाइट रिवीजन बोल के आपको कराया हुआ है 5 से 6 मार्क्स के लिए, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल 1 करोड़ 10 लाख का है ना, तो आराम से 2 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट के अंदर है। हाँ, ये जो मैं बार बार यहां रेफर कर रहा हूं, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये कब होगा? इफ सेक्शन 115 BAC से तुम शिफ्ट आउट कर चुके हो और इफ सेक्शन 115 BAC अप्लाई हो रहा है तो फिर वहां पर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितनी है? 3 लाख की है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन वाली बात 44 AD में भी है। सेकंड कंडीशन वाली बात जो मैंने आपको बताई वो बात 44 AD में भी यहां पे है। सेकंड कंडीशन, इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, सेकंड कंडीशन। तो ये जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट ये क्या है? अगर तुम 115 BAC वाले हो तो 3 लाख, और नहीं तो 2.5, 3, 5 कुछ भी हो सकता है एज पर योर एज। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। अगर किसी बच्चे को जो YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं पिछले बैच के स्टूडेंट्स नहीं है तो चाहो तो नोट कर लेना। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, वीडियो रोक के नोट कर लेना। पिछले बैच के ये एग्जाम्पल है, इसमें खाली कहीं पर अगर ईयर का रेफरेंस होगा तो वो चेंज कर लेना। जैसे यहां पर 1-1 साल बढ़ा देना तो ये करंट ईयर के एग्जाम्पल बन जाएंगे, है ना। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि जो बच्चे पिछले बैच में नहीं थे वो नोट करना चाहो तो कर लो। अब ये 2 करोड़ की जगह एक लिमिट और आ गई है 3 करोड़ वाली 5% की चेकिंग के साथ। इन सब में 1-1 साल बढ़ा देना आप नोट करते समय, तो आपको ये करंट ईयर के एग्जाम्पल फिट बैठ जाएंगे। इसमें 1-1 साल बढ़ा देना सब में नोट करते समय। अगर नोट कर रहे हो तो 1-1 साल बढ़ा देना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।